बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के वेव्स के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इसी पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ शुड ए साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के साथ मूव भी करे और उसके बावजूद भी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज ना हो। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, वन लाइन आंसर ये है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की वो चेंज नहीं होगी। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी सोर्स और ऑब्जर्वर की जीरो हो तो इस केस में नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की सोर्स से ऑब्जर्वर तक अनचेंज उस वक्त रहती है जब जो साउंड सोर्स है वो मूव करे किसके साथ, टू द ऑब्जर्वर, और इनके दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो कांस्टेंट ना रहे। चेंज कब होगी? जब रिलेटिव मोशन कांस्टेंट ना रहे। और जब रिलेटिव मोशन कांस्टेंट रहेगी यानी कि लेट्स सपोज एक जो सोर्स है, एम्बुलेंस है, वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसके 10 फुट के फासले पर उसके पीछे ही एक कार मूव कर रही है और वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो एम्बुलेंस का जो सायरन है उसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वर उसी फ्रीक्वेंसी को सुनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर रिलेटिव मोशन चेंज हो, यहाँ पे तो रिलेटिव मोशन कांस्टेंट थी ना एम्बुलेंस और कार के एग्जाम्पल में, अगर चेंज हो यानी कि एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और दूसरी जो है कार वो 60 के अलावा किसी और स्पीड से मूव कर रही है, तो उस केस में साउंड की फ्रीक्वेंसी में हमें चेंज सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन साउंड वेव्स बी पोलराइज्ड, एक्सप्लेन। क्या साउंड वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नो। इसकी रीजन क्या है? पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स ये आपके सामने मौजूद हैं जिनमें ऑसिलेशंस जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती हैं, यानी कि उस मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑसिलेट कर रहे होते हैं या वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि साउंड वेव्स की बात की जाए तो साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यानी कि इनकी ऑसिलेशंस जो है इसके मीडियम की वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होने की वजह से साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज दैट लाइट पासेस थ्रू टू पोलराइज्ड फिल्टर्स हुज पोलराइजेशन एक्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। सपोज करते हैं कि जो लाइट है वो पास करती है टू पोलराइज्ड फिल्टर से जिनका पोलराइजेशन एक्सेस आपस में पैरेलल है, तो इसके नतीजे में रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? ये आपको दोनों सिचुएशंस दिखाई गई हैं। एक हमारे पास पोलराइडर मौजूद है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है ना, तो एक पोलराइड मौजूद है। इसमें से जब ये लाइट पास करेगी तो जो वर्टिकल एक्सिस की रेज हैं वो इसमें से पास हो जाएंगी। इसके सामने पैरेलल में एक और पोलराइड फिल्टर रखते हैं, ये जो रेज आ रही थी ये इसमें से पास होंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोलराइजेशन होगी, पोलराइज्ड लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है। जो नीचे वाली डायग्राम है वो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई है कि एक में वर्टिकल पोलराइजर था और एक में हॉरिजेंटल है, तो यहां से रेज आई, वर्टिकल रेज तो पास हो गई, लेकिन इस इधर पहुंचकर वर्टिकल रेज इसमें से पास नहीं हो सकती, हॉरिजेंटल रेज पास हो सकती हैं। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट में हमें कोई वेव दिखाई नहीं देगी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो ये डायग्राम है। ये डायग्राम इस वजह से क्वेश्चन में साथ बनाई है ताकि आपको ये पता हो कि एसएलओज बेस्ड एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन में चेंज करके अगर दे दें तो आपको पता हो कि उसका आंसर क्या बनेगा। जब पैरेलल रखेंगे तो उस केस में क्या हुआ, वेव जो है वो आउटपुट पे हमारे पास सोर्स जो था ना उसके वर्टिकल एक्सिस की रेज आउट पे आई हैं, एम्पलीट्यूड उसी के इक्वल होगा और इंटेंसिटी भी उसी वेव की इक्वल होगी।
जबकि इधर अगर बात करें इस केस में एक वर्टिकल था और एक हॉरिजेंटल था, तो उस केस में एम्पलीट्यूड भी जीरो हो गया और इंटेंसिटी भी जीरो हो गई, रिजल्टिंग वेव जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ ए ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव की 3 एग्जांपल्स देनी है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल वेव की बात करें तो इनकी 3 एग्जांपल, सबसे पहले कौन सी एग्जांपल है, मर्जिंग ऑफ 2 ब्लैक होल्स। जब 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो स्पाइरल टूवर्ड्स ईच अदर एंड मर्ज, दे रिलीज पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स। जैसा कि ये आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है, इस तरह करके स्पाइरल की फॉर्म में 2 ब्लैक होल्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं और उसके नतीजे में पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स इमिट होती हैं। दूसरा है कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं वो जब मर्ज होते हैं तो उनके नतीजे में भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि रिजल्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का, जैसा कि गैमा रे बर्स्ट है। इसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में asymmetrical collapse of a massive star at the end of its life can create gravitational waves as it explodes in supernova। कि asymmetrical collapse जो है मैसिव स्टार का, बहुत बड़े बड़े स्टार्स का, उसके एंड पे क्या होता है कि उसकी जो लाइफ होती है वो क्रिएट करती है ग्रेविटेशनल वेव्स जब वो एक्सप्लोड करते हैं सुपरनोवा में। तो ये 3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल वेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज एन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर क्या होता है। इंटरफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं इंटरफेरेंस के फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, जिसकी मदद से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। ये इंटरफेरोमीटर वर्क कैसे करता है कि इसमें एक बीम ऑफ लाइट को स्प्लिट कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में और उनको 2 डिफरेंट पार्ट्स से पे सेंड किया जाता है। जब वो वापस आती हैं, कंबाइन होती हैं, तो बेसिकली दोनों पार्ट्स के एंड पे मिरर लगा दिया जाता है। जैसे ये लाइट है ना, तो लाइट को यहां से सेंड किया, यहां पे इस लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक लाइट का हिस्सा इस तरफ सीधा चला गया और दूसरा जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करके इस तरफ चला गया। ये इस मिरर से टकरा के वापस आता है और ये वाला इस मिरर से टकरा कर वापस आता है। तो ये दोनों इस पाथ पर आकर मिलते हैं, जो कि फोटो डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस इंटरफेरोमीटर को हम प्रैक्टिकली कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इंटरफेरोमीटर बेसिकली यूज किया जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इंटरफेरोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द 3 पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस बिलो, which pair of the glasses is capable of eliminating the glare resulting from sunlight reflecting off the calm waters of a lake? Explain your option. The polarization axes are shown by straight lines. ये polarization axes हैं हमारे पास, इसके वर्टिकल हैं, इसके हॉरिजेंटल हैं, इसका एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 3 पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस हैं, जैसा कि यहां पर दिखाए गए हैं। ये जो पेयर ऑफ ग्लासेस हैं ये कैपेबल हैं किसके लिए, एलिमिनेटेड द ग्लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द काम वाटर। पानी एक जगह पे खड़ा है और उससे जो सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके नतीजे में ग्लेयर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको उस ग्लेयर को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट है। वो कैसे, ये इस चीज की बात कर रहा है कि सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन है उसके नतीजे में ग्लेयर प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो लाइट है वो फैल जाती है। तो वो इस ग्लेयर को कैसे खत्म किया जा सकता है। ग्लेयर को खत्म करने के लिए जो सनलाइट की है, जो कि इस वाटर के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसके लिए हमें ऐसी पोलराइजेशन एक्सेस चाहिए होगा जो परपेंडिकुलर टू द ओरिएंटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स हो। यानी कि लाइट वेव हॉरिजेंटली रिफ्लेक्ट हो रही है, हॉरिजेंटल सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें ऐसा पोलराइजर चाहिए होगा, जो कि ऐसी ग्लासेस चाहिए होंगी जो कि पोलराइजेशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजेंटल हो। ये हॉरिजेंटल लाइन हॉरिजेंटली है ना, तो इसका मतलब है वर्टिकल, ऐसा पोलराइजर जिसमें वर्टिकल लाइंस हो। तो वर्टिकल किस में है, ए में है।
अब ये जो ग्लेयर है वाटर का, ये हॉरिजेंटल पोलराइज है, सन ग्लासेस वर्टिकल पोलराइजेशन एक्सिस पे होनी चाहिए, जो कि हॉरिजेंटली पोलराइज्ड लाइट को ब्लॉक कर देंगी, जिसके नतीजे में ग्लेयर कम हो जाएगा। हेंस ग्लास ऑफ पेयर ऑफ ग्लासेस ए आर मोस्ट सुटेबल टू रिड्यूस ग्लेयर। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।